तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री पीवाईक्यूज ऑफ एंड टर्म 01 स्टैट्स एंड सीटी के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये जो 30 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए, ये 30 क्वेश्चंस करने के बाद आप हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी, आपने मेरी वीकली समरी वाली प्लेलिस्ट देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 5 fair dice D1, D2, D3, D4 and D5 each having 6 faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 rolled simultaneously. The probability that D5 shows a number appearing on one of D1, D2, D3 and D4. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको डराने की कोशिश करेगा बट आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, तो हमको क्या रहा है कि हमारे पास 5 डाइसेस हैं। ठीक है, पहले 5 डाइसेस के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हर डाइस के पास यहाँ पे 5 मतलब 6 ऑप्शन है लाइक। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। मतलब देखो, अगर हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, टोटल इस पे कितने अपॉर्चुनिटी से क्या क्या बना सकता है, तो देखो 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए, 6 ऑप्शन इसके लिए। ठीक है, 5 डाइसेस में 6 ऑप्शन से यहाँ पे 6 की पावर 5 हो गई, लाइक 6 × 6 करते करते फिर 6 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, पॉसिबल आउटकम से। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट डी शोज नंबर अपेयरिंग ऑन वन ऑफ द D1, D2, D3 एंड D4। अच्छा, अब इन्होंने कहा है जो हमारा 5th वाला डाइस है उस पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो किसी ना किसी पे हो बाकी 4 डाइसेस में से। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है कि अगर हमें सेम टाइप के निकालने होते हैं। अगर हमको बोल देता है कि लास्ट वाला अलग है बाकियों से, तो वो निकालना ज़्यादा ईजी रहता है कंपेरेटिवली। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम वही वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट D5 जो है वो एक डिफरेंट नंबर फॉर्म करेगा फ्रॉम अदर्स। ठीक है, चलो अब कुछ सोचो, लेट्स से हमारा D5 कोई एक पर्टिकुलर चीज उठा सकता है, इस पे एक कोई डिजिट आएगी। अब हम चाहते हैं बाकियों पे यही सेम डिजिट ना आए। ठीक है, तो जो नंबर इस पे आया हम उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो लाइक इसके लिए 5 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 5, इसके लिए 5 एंड इसके लिए भी 5। राइट, सही कहा। अब इसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो देखो, पहले वाले के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है आउट ऑफ 6, दूसरे वाले के लिए भी 5 ऑप्शन आउट ऑफ 6, तीसरे वाले के लिए भी, चौथे वाले के लिए भी एंड लास्ट वाले के लिए 1 आउट ऑफ 6 है। ठीक है, बट चलो आप 1 ही लिख लो क्योंकि ये तो फिक्स ही है, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/6 की पावर 4। राइट, ये हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट D5 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, D5 से एक ऐसा नंबर ऑब्टेन होगा जो बाकियों से अलग है। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए बाकियों के कंपेरिजन में। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी D5 ये सेम अपीयर होगा एस अदर। ठीक है, इसका एक नंबर सेम होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो अपीयर होगा बाकियों की तरह, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना 1 माइनस अपीयर नहीं होगा। ठीक है, ये वाली जो पूरी चीज हमने मानी इसको P डैश बोल देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस इसको P डैश कह सकते हैं। राइट, सही कहा, चलो लिख दिया हमने 1 माइनस P डैश। लो अब 1 माइनस 5/6 की पावर 4, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो 5 की पावर आप 4 टाइम्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625 एंड 6 की पावर 4 टाइम्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1296। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 671/1296 ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एक बार देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा बट जस्ट एक नंबर का चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 6 की जगह 5 डाइस बोल दे। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे 5 डाइस की जगह 6 डाइस बोल दे, 7 डाइस बोल दे, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 671/1296 यानी कि ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आलिया रोट एन एग्जाम दैट कंटेन 20 MCQ। ठीक है, चलो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते चलते हैं। तो देख, आलिया का एक MCQ का टेस्ट होना है। ठीक है, और ये टोटल 20 MCQs हैं। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि जो ये क्वेश्चंस आते हैं इनमें से एक सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं। राइट, एक सही 3 गलत। अच्छा, और जो सही होगा उसका 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स।
गलत होने पे तो ऑब्वियसली कोई मार्क नहीं मिलेगा, तो 0, सही होने पे 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क, ठीक है। शी नोज द करेक्ट आंसर ऑफ 10 क्वेश्चन। अच्छा, अब ये आलिया को 20 में से 10 क्वेश्चन का आंसर तो 100% पता है, ठीक है, ये इसको श्योर है इसके बारे में। एंड फॉर द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन सी चूज द ऑप्शन एट रैंडम, मतलब बाकी 10 में क्या करेगी, तुक्के लगाएगी। चलो लिख लेते, देखो हम जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल द क्वेश्चंस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल स्कोर मोर देन 17 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देती है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ये 17 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, राइट। ओके, अब ये कंडीशन है। अच्छा, अब देखो इसको 10 क्वेश्चन तो पता ही है, तो मतलब इसके 10 मार्क्स तो फिक्स्ड है, ये आने ही है, राइट। अब ये जो 10 में तुक्के लगाने वाली है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इसके ओवरऑल मार्क्स 17 से ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा हमसे यहाँ क्या कहा गया, मोर देन 17, मतलब इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसके यहाँ पे 10 में से एटलीस्ट 8 तो सही होने चाहिए। देखो 8 अगर सही होंगे तो 10 और 8 18 मार्क्स हो जाएंगे, अगर 9 सही होंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी सारे के सारे सही हो जाएंगे तो 10 और 10 20, तो ये तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, यहाँ पे हमारे पास 3 केस बन रहे हैं, ठीक है, 3 केस बनेंगे। केस 1, अब ये जो 10 तुक्के लगा रही है उसमें से इसके लाइक 8 सही हो जाए, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो देखो 10 में से 8 सही होने चाहिए। अब देखो साथ में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगा रहे हैं, ठीक है, 10 में से 8 सही होने चाहिए। अब जो सही होगा, देखो एक सही होगा आउट ऑफ 4, ठीक है, इसकी पावर जो भी हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं उसको ही लिखते हैं, राइट। ओके, अब गलत होने वाले क्या थे, 3/4, ठीक है। अब देखो अगर 8 यहाँ पे सही हो रहे हैं तो 2 गलत भी होंगे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला से, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं अब। केस नंबर 2 ये कहता है कि 10 में से हो सकता है 9 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 10C9, ठीक है, सही होने वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होती है, मतलब हर 4 में से एक ऑप्शन सही रहता है, मतलब हर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये इसकी पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 की पावर 1, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं, केस 3, 10 में से 10 सही है, तो 10C10 1/4 की पावर 10 एंड 3/4 की पावर 0, राइट। अब तीनों केसेस को आप जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों को अब तीनों इनका एडिशन करना है। अच्छा, यहाँ पे एडिशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप मैच कर लो, ठीक है। इन सब का एडिशन, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यही सही है। देखो 10C8 फिर 1/4 की पावर 8 एंड 3/4 की पावर 2, ठीक है। तो हमने यहीं पे लिखा 1/4 की पावर 8, 3/4 की पावर 2 एंड सेम ये यहाँ पे आगे कॉन्टिन्यूशन में गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, देन आपको एज पर ऑप्शन खुद को यहाँ पे लाइक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कंपनीज कोकोबरा, ड्यूक एंड एसजी प्लेस सप्लाई, एसजी सप्लाई 25%, 35% एंड 40% ऑफ द क्रिकेट बॉल। तो आपको पता होगा कि ये 3 अलग अलग कंपनियां जो क्रिकेट बॉल्स बनाती हैं, तो इनको यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है कि कितना % ये बॉल बना के सप्लाई करते हैं क्रिकेट में, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस सोर्स, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि 5%, 10% और 2% यहाँ पे जो बॉल होती है वो डिफेक्टिव निकलती है रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस कंपनीज, ठीक है। मतलब 5% यहाँ पे कोकोबरा की बॉल डिफेक्टिव होती है, 4% ड्यूक की एंड 2% एसजी की। ओके, इफ अ क्रिकेट बॉल वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रिकेट बॉल वाज सप्लाइड बाय कोकोबरा। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बेस थ्योरम वाला हिसाब दिया हुआ है कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है कि अगर आपको जो बॉल मिली है वो डिफेक्टिव है तो कितना % चांस है कि वो जो बॉल होगी वो कोकोबरा ने लाइक बनाई होगी या सप्लाई करी होगी। तो एक काम करते हैं, पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कोकोबरा की कितनी है, कितनी मतलब बॉल है वो सप्लाई करते हैं, तो 25% है। 25% का मतलब हो गया 25/100 यानी कि 0.25, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ओके, ऐसे हम बाकी भी लिख देंगे। ड्यूक के लिए हो जाएगा 0.35 एंड एसजी स्पोर्ट के लिए हो जाएगा 0.40, ठीक है। अब आगे और हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो डिफेक्टिवनेस है, तो देखो प्रोबेबिलिटी बॉल डिफेक्टिव होगी सच दैट कोकोबरा ने वो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लगा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज डिफेक्टिव गिवन द कंडीशन बॉल इज सप्लाइड बाय कोकोबरा, ठीक है। तो ये हमको 0.05 गिवन है। अगला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होगी और यहाँ पे ये ड्यूक ने सप्लाई करी है, इसके चांसेस 0.04 और प्रोबेबिलिटी
डिफेक्टिव है और एस जी स्पोर्ट ने सप्लाई करा, इसका हो गया 0.02, ठीक है, 2/100 कर दिया। चलो बहुत अच्छे है। अब ये हमने लिख दिया। अब हमसे क्या निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, बेस थ्योरम का यूज करते हुए हमें प्रोबेबिलिटी जाननी है कि बॉल डिफेक्टिव है, ठीक है। देखो कोबरा ने बॉल बनाई है व्हेन इट इज डिफेक्टिव, ठीक है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो पता है बेस थ्योरम लगाते हुए हम क्या करते हैं, जो कंडीशन दी जाती है हम उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कोबरा वाली कंडीशन दी गई है, राइट। तो देखो डिफेक्टिव होगी और कोबरा हमने बनाई है, इनटू में प्रोबेबिलिटी कोबरा यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में। अब यही सब आप लगातार मल्टीप्लाई करते जाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी कोबरा इनटू प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव व्हेन कोबरा ने सप्लाई करी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी D/K, राइट, ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब ये दूसरा वाला देखो PD/D, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे 0.35 और 0.04 को मल्टीप्लाई करना है प्लस अब ये दोनों लास्ट वाले ES इंटू में PD/S, ठीक है। अब जस्ट आपको इनमें वैल्यू डालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी D/K, इसकी वैल्यू थी 0.05, ठीक है, तो लिख सकते हैं 0.05 इंटू में PK की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0.25, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे देखो सबसे पहले तो यही सेम चीज लिखी हुई है तो इसको एज इट इज लिख देता है, ठीक है। तो देखो PK की वैल्यू आपकी 0.25 और इसकी वैल्यू 0.05, ठीक, प्लस 0.35 0.04, ठीक है। देखो जस्ट हम ये मल्टीप्लाई करते चले, 0.25 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया, 0.35 को 0.04 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे ही प्लस में 0.40 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, लो कर दिया 0.02, ओके। अब यहाँ पे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.0125 अपॉन में 0.0345, ठीक है। डेसिमल्स को कट करोगे तो 125 अपॉन 345 है, राइट। कट डाउन करोगे 25 ऊपर 69 नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन भी आपका बी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो CDF देखते हैं, देखना है हमको यहाँ पे कौन सा क्यूमुलेटिव वाला सही बता रहा है। तो जस्ट आप कंडीशन मैचिंग करोगे तो देखो जब आपका यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तब ये 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखो देखो जब मतलब 0 से छोटा है, 0 के इक्वल पे तो इसकी वैल्यू 0.5 है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन मैचिंग करें तो सब में ये कह रहा है, देखो x से जब 0 है मतलब x 0 से छोटा है तब यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे चारों ही केसेस में है, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे तो बता नहीं सकते हम। देखो जब आपकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है तब इस पर्टिकुलर केस में आपकी वैल्यू 0.5 होनी चाहिए, ठीक है, 0.5, ओके। तो यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 से 0.5 तक जब आप मूव करते हो, मतलब ये वाला हिस्सा जब आप 0 से 0.5 की तरफ मूव करते हो तो आपका ग्राफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब 0.5 से ऊपर जा रही है, वैल्यू बढ़ रही है। तो आपका 0.5 प्लस एक्स होना चाहिए, ठीक है, 0.5 प्लस एक्स। तो ये नेगेटिव वाले तो ऑप्शन डायरेक्ट ही कट गए, सही कहा, ओके। तो ये नेगेटिव वाले डायरेक्ट ऑप्शन कट गए। अब हम हमारे पास ये ए या तो डी, इन दोनों में से देखना है। अब देखो यहाँ पे 0.5 के बाद 0.5 से 0.1 तक इसमें डिक्लाइन आना चाहिए, राइट। देखो 0.5 से 1 के बीच में यहाँ पे डिक्लाइन आना चाहिए, तो मतलब 1.5 से नीचे होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ गिरना चाहिए, राइट। देखो लास्ट वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे प्लस बोला गया, तो ये तो राइज कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो 0.5 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नीचे गिरनी चाहिए, नेगेटिव एक्स का मतलब ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। और जब आपकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी, देखो 1 ये रहा, जब 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0.25 आ रही है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और जब आपकी वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 0 हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला वाला हमको यहाँ पे CDF गिवन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन, ये सबको ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके। आपको एग्जैक्ट सेटिस्फिकेशन नहीं देखना था, आपको देखना था कि कौन सा लगभग सेम बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में लगभग मतलब 99% केसेस में आप कह सकते हो कि आप कंडीशन मैपिंग से, कंडीशन मैपिंग कह लो या कंडीशन मैचिंग कह लो, इसके थ्रू आप आंसर निकाल पाओगे स्टैट्स में भी एंड इवन आपके CT में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको बोला गया है लेट एक्स बी ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ का मतलब हो गया आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये आपको गिवन है f(x = k
मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब आपसे ये पर्टिकुलर कंडीशन लगा के कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो हम पहले एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। तो देखो हमारा फंक्शन बोलता है कि आपकी वैल्यू के होगी जब आपका मोड एक्स 2 से छोटा या बराबर है। तो आपको पता होगा कि मोड एक्स, इसको जब भी हम इस इनइक्वालिटी को खोलते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये -2 से आपका बड़ा होगा एक्स की वैल्यू और 2 से छोटा होगा, राइट। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। ओके, आप इक्विवेलेंट दोनों को में से किसी को भी जैसे प्लस से हमने यहाँ पे प्लस वाली साइड ले लिया। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, -2 से 2 के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी पीडीएफ में हमारे पास एक फंक्शन का फॉर्मूला रहता है, हम उसका यूज करेंगे। देखो इंटीग्रेशन, जो भी आपको कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे -2 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। -2 से 2 की तरफ आपका जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो डॉट डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। तो बेसिकली एक तरह से ये बता रहे हैं कि सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके इक्वल टू 1 आता है। तो हाँ, ये वाली बात तो सही है। ठीक है, सारे प्रोबेबिलिटीज कह लो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, उन सबको ऐड करने पे आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, आपका एफ एक्स यहाँ पे के गिवन है। ठीक है, आपको पता है कि के जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, के हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये -2 से 2, अंदर बच रहा है डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको पता है कि डी एक्स कह लो या 1 डी एक्स कह लो, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, ऊपर 2 नीचे -2। अब यहाँ पे हम अपर माइनस लोअर लगा सकते हैं, राइट। तो देखो एक्स की वैल्यू पहले आप 2 रखोगे, माइनस फिर आप -2 रखोगे। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू के की आ गई है 1/4। ठीक है, बहुत अच्छी, के की वैल्यू आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन बोली गई है। अब ये तो अभी हमने के की वैल्यू निकालने के लिए सारा ड्रामा करा है। अब हमें मेन जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। देखो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि एक्स की वैल्यू 0.5 से या तो बड़ी रहे या तो इक्वल रहे। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे गिवन केसेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0.5 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए। सही कहा, 0.5 से 2 के बीच में होनी चाहिए आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करवाना है। तो इस बार का हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो ऐसे जाएगा 0.5 से 2 तक, और आपका के की वैल्यू 1/4 है, तो हम लिख देते हैं 1/4 डॉट डी एक्स। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच रहा है यहाँ पे 1 डी एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ठीक है, तो 1/4 एक्स, और इसमें लिमिट है ऊपर 2 और नीचे 0.5, राइट। अब इसमें भी हम वही करेंगे, अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू एक बार 2 रखोगे, माइनस एक्स की वैल्यू 0.5 रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 2 माइनस 0.5, और 1/4 तो बाहर था ही। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, 1/4। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा। ठीक है, 1.5/4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.375 डिवाइजन करने पे। ठीक है, हमको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, इसलिए हमने ये, ठीक है, तो इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बार इस पर्टिकुलर केस में हमको एक टेबल बना के दी गई है, एंड इस केस में हमसे बोला जा रहा है एवरेज निकालो। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे, इवन अपने क्वालिफायर में भी, क्विज 1 में भी एंड क्विज 2 में भी। ठीक है, सो इस वाले को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टेबल गिवन है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा टेबल बन गया। ठीक, 4 सेक्शन है, तो हम यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवीजन करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी इंटरवल है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरवल हमको गिवन है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 एंड 65 से 70। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 7, 8, 15 एंड 20। अब आपको पता है कि आपको कभी भी इंटरवल वाले में निकालना होता है। देखो सीधी सी बात है, मीन कह लो या एवरेज कह लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई होता है, राइट। ये वाला फॉर्मूला था, ये मैंने आपको अपनी वीकली समरी सीरीज में बहुत बार बताया है। ठीक है, अब आपको ये पास यहाँ पे एफ आई तो है बट एक्स आई नहीं है, तो आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका इंटरवल वाला केस होता है तो आप इसमें एम आई निकालते हैं। एम आई का मतलब होता है बेसिकली आप कह सकते हो लाइक इनका क्लास मार्क। ठीक है, अब आपका एम आई और एक्स आई एक जैसे बिहेव करते हैं, तो आप इसको एक्स आई भी मान सकते हो। ठीक है, चलो हम यहाँ पे अभी निकाल देते हैं। तो अब ये एक्स आई आप कैसे निकालोगे,
एक्स आई आप निकालोगे 50 प्लस 55 डिवाइड में 2 करके, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आपके पास देखने को मिलेगा 52.5। चलो लिख दिया 52.5। ऐसे ही आप इसके लिए भी करोगे 55 प्लस 60 अपॉन में 2, तो ये आपके पास आ गया 57.5, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा होगा कि 5 लगातार ऐड हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप बाकी आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। 62.5 ये, 67.5 ये, राइट। बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हुए एफ आई एक्स आई करना है, ठीक है। तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 को 52.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 367.5, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 57.5 से आएगा 460। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 62.5 से तो आपके पास आएगा 937.5। एंड 20 को 67.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1350, ठीक है। अब आपको इनका एडिशन करना है, आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3115, ठीक है। तो मेन के फॉर्मूले में ऊपर आप लिख दोगे 3115, आपको वन में टोटल फ्रिक्वेंसी चाहिए, टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दो, तो ये आपका आएगा 50, ठीक है। तो डिवाइड में 50 लिख दो। जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा 62.3, ठीक है। इसका आंसर हमें 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके 62.3 बोलेंगे आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, ठीक है। तो 2 डाइसेस को यहाँ पे एक साथ फेंका गया है। ओके, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन बोथ डाइस विल बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये आपको पता है कि ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। जब भी हम दो डाइसेस को एक साथ फेंकते हैं तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आता है, ठीक है। ये पॉसिबल ऑप्शंस रहते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया कि जो एवरेज होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर है, अब आपको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। देखो x प्लस वाई कोन में 2 करोगे तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब नेचुरल नंबर का मतलब है या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, 4 हो, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, डेसिमल वगैरह में नहीं आना चाहिए। अब देखो डेसिमल में नहीं होने का मतलब क्या है, बेसिकली 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2n, 2n का मतलब हो गया 2 का मल्टीपल। या फिर अगर आप कॉमन दिमाग लगा लो, ठीक है, देखो ऐसे सोच लो, जब आप 1 प्लस 1 करोगे, देखो सम ही तो है ना, इनका एवरेज मतलब 1 प्लस 1 आप अपॉन में 2, ठीक है। ओके, देखो हाँ, द एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन बोथ डाइस विल बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो आउटकम आना चाहिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमसे एवरेज ऑफ द आउटकम ऑन द बोथ नंबर विद डाइस विल बी, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। देखो 1 प्लस 1 करा, ठीक है, 1 प्लस 1 करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और एवरेज में हम यहाँ पे मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन में 2 करोगे तो काटने पे 1 आएगा, विच इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। वही अब आप अगला वाला करके देख लो, 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3/2 विच इज इक्वल टू, लाइक कोई भी डेसिमल में कुछ नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.5 होगा मे बी, देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, 1.5 भी होगा। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर को ऐड करने पे अगर आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल नंबर फॉर्म कर रहा है। तो आपको देखना है कि किन को ऐड करने पे आपका पास एक नेचुरल नंबर या फिर 2 का मल्टीपल फॉर्म होगा। तो देखो 1,1 है, इन दोनों को ऐड करने पे 2 आता है, ठीक है। सेम तरीके से आप आगे देख सकते हो, देखो 1,3 हो गया, 1,3 को ऐड करने पे 4 आएगा, ठीक है। 1,5 हो गया, इनको ऐड करने पे 6 आ रहा है, ठीक है। देखो 2,2 हो गया, 2,4 हो गया, 2,6 हो गया, ठीक है। आपको सीक्वेंस दिख जाएगा 3,1 3,3 एंड 3,5, यस, ठीक है। 4,2 4,4 4,6 5,1 5,3 5,5 एंड 6,2 6,4 6,6, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर मैंने सर्कल करे ये आपके लाइक इनको ऐड करने पे आपके पास 2 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब जब आप इनका एवरेज निकालोगे इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, कभी भी वो आपका फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये आपके पास 18 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 18 आउट ऑफ 36 नंबर आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर यहाँ पे अपना फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये 1/2 यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हो गया 0.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट x एंड y बी 2 रैंडम वेरिएबल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट y इक्वल टू, तो ये कुछ हमें कंडीशन के वजह से पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू 5x प्लस 4
ठीक है, आपको यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई दिया गया है 25 और ई ऑफ वाई यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन भी दिया हुआ है 40। अब एक काम करो, अच्छा देखो और भी कुछ बोला गया है हमसे, मेन क्वेश्चन ये निकालने के लिए कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 7x + 9। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन को कभी भी खोलते हैं तो ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट को इग्नोर करता है। ठीक है, तो 7 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 9 को भी इग्नोर मारेगा तो ये 9 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में 9 हमको ये जो ग्रीन में लिखा है मैंने इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन हमको गिवन है, अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन का यूज करते हैं। अच्छा हमें अगर हम ये एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है 5x + 4, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। देखो ई वाई की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली गिवन है 14। अब यहाँ पे जब आप खोलोगे तो ये आपका 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इग्नोर करता है। ठीक है, 5 बाहर आ गया, ई एक्स + 4 को भी इग्नोर करेगा तो 4 या बाहर आ जाएगा। 40 4 को उधर भेज दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 = 5 ई एक्स। ठीक है, कट करा तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू आ गई है 2, बस यही हमें चाहिए था। देखो इसकी वैल्यू 2 आ गई, 7 ई एक्स की वैल्यू 2 है +9, तो 7 2 जब 14, 14 + 9 यानी कि 23। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैम्पल वेरिएंस ऑफ अ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन स्टैट्स इज 25। ठीक है, सैम्पल हमें वेरिएंस दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं वेरिएंस ऑफ, मान लो इसको x बोल दिया हमने। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है 25, सैम्पल वेरिएंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स इज 16, इसको y बोल देते हैं। वेरिएंस ऑफ y आपको गिवन है 16, बहुत अच्छे। इफ द सैम्पल कोवेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैट्स एंड मैथ्स इज 8, तो आपको कोवेरिएंस दे दिया गया है यहाँ पे x और y का 8, तो आपसे कहा जा रहा है कि कोरिलेशन क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपको याद होगा कि कोरिलेशन जिसको हम इसे रो से डिनोट करते हैं, अगर आपको x और y का यहाँ पे कोरिलेशन चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, सही का। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया भाई, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, अब देखो अब आपको पता होता है कि जो आपका वेरिएंस होता है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सिग्मा होता है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये आपका वेरिएंस है, राइट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखो ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता होगा कि वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, ओके आई थिंक मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ बाकी। ओके लेट मी कंफर्म एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखो आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस का स्क्वायर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन का यूज कर लेते हैं। देखो अभी मेरे को ये सब याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना कि इनका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। बाकी ये कोवेरिएंस वाले रिलेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने आपको वीकली समरी में क्वेश्चन भी कराया था। लाइक अगर आपको वेरिएंस की टर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे अंडर रूट में सीधे सीधे वेरिएंस लिख दोगे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मुला के रूप में अभी के लिए याद रख लो अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, ये फॉर्मुला हम यूज कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे रो एक्स वाई तो निकालना ही है, कोवेरिएंस एक्स वाई आपके पास 8 गिवन है अपॉन में अंडर रूट 25 इंटू में 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 अपॉन में रूट 25 आपका हो जाएगा 5, रूट 16 हो जाएगा 4। ठीक है, 8 अपॉन 20 यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 0.4। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन हमको गिवन है, अपकमिंग टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 5 मैचेस। तो इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में यहाँ पे 5 मैचेस की सीरीज है। अज्यूम इन द टेस्ट मैच ओनली 2 आउटकम आर पॉसिबल, इधर नन टीम विल विन और अदर टीम। ठीक है, तो मतलब या तो एक टीम जीतेगी या तो हारेगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ओके अज्यूमिंग दैट बोथ टीम्स आर इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन दैट इंडिया विल विन मोर देन 3 टेस्ट मैच। तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया, देखो
एक रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम कर लेते हैं जो कह रहा है कि विन डिनोट कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कि जो विन है वो 3 से ज़्यादा हो। 3 से ज़्यादा मतलब या तो आप 4 मैचेस जीत सकते हो, या तो आप सारे के सारे यानी कि 5 मैच जीत जाओ, ठीक है। ये कंडीशन है। अब प्रोबेबिलिटी डेट इंडिया वुड विन ये हाफ होगी, आधा चांस है कि इंडिया जीतेगी, ठीक है। ये विन्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इंडिया हारेगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम दोनों केसेस लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 4 वाला, ठीक है। तो देखो 5 में से आपको 4 मैच जीतने होंगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है, ठीक है। और जो नीचे लिख रहे थे उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और हाफ यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। 4 और 1 5 होने से, चलो ये आ गया। ओके, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 5C4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे 5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर ओवरऑल 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 5/32, तो बहुत अच्छी बात है। अब पी एक्स इक्वल टू 5 सॉल्व करते हैं। तो 5 में से आपको 5 मैच जीतने पड़ेंगे, विन की प्रोबेबिलिटी है हाफ, इसकी पावर 5 हो जाएगी, एंड लूज की प्रोबेबिलिटी है हाफ, इसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। देखो जो इधर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, एंड अपर माइनस लोअर को यहाँ पे लिखते हैं, राइट। चलो तो 5 से 5 आपको पता है ऊपर नीचे सेम रखता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 1/2 की पावर 5 यानी कि इसकी वैल्यू है 1/32, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो इनको आप ऐड करोगे तो 5/32 प्लस 1/32, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे आपके पास आ जाएगा 6/32, यानी कि अगर आप ऑप्शन मैचिंग करोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ अ लाइट बल्ब इन ईयर इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे आपको लैम्डा पहले से डिफाइंड है 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट बल्ब लास्ट बिटवीन 2 to 6 ईयर, ठीक है। एंटर द आंसर अप टू 2 डेसिमल डिजिट, ठीक। सो देखो लैम्डा में गिवन है 0.5, फंक्शन हमको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें याद रहता है कि ये कुछ ऐसा लिखता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि जो आपका एक्स है यानी कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो चले 2 से 6 ईयर के बीच में, एंड मतलब इक्वल भी हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है इक्वल वाले केसेस में हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बोल सकते हैं इसे, यानी कि आपको F2 माइनस सॉरी अपर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा F6 माइनस F2, ठीक है। देखो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो अब आप यहाँ पे क्या करो, अपना आप F6 निकाल लो पहले, ठीक है। तो देखो x को हमें रिप्लेस करना है 6 से, सॉरी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x आपने यहाँ पे 6 लिया तो 6 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2, ठीक है। अब अगला निकालते हैं एफ की अब यहाँ पे F2 लेना है आपको, ठीक है। तो 1 माइनस ई की पावर -0.5 इंटू में 2, सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो आपको F6 माइनस F2 चाहिए था, तो 1 माइनस ई की पावर -3 माइनस 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। तो देखो जब आप ये करोगे तो ये आपका 1 से तो 1 डायरेक्ट ही कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर -3 प्लस ई की पावर -1, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर की अच्छे इनकी वैल्यूज निकालोगे, जब ई की पावर -3 की और ई की पावर -1 की, और इनको ऐड करोगे, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पे आपकी इक्वेशन लग रही है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.3181, एंड आप इसको लाइक आप इसको राउंड अप कर दोगे अप टू 2 डेसिमल, यानी कि 0.32 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A box contains 3 type of bulb, type A, type B, and type C. Okay, the probability that the type A bulb lasts for more than 300 hours is 0.7. तो कंडीशन यहाँ पे मैं दी हुई है, इसको लिखते चलते हैं, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है एक तरीके से बेस थ्योरम का ही यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो टाइम है वो आपका 300 घंटे से ज़्यादा होगा, और आपने ए यूज़ किया है, ये है 0.7, ठीक है। जो ए है ना यहाँ पे 0.7, ओके। और प्रोबेबिलिटी पूरा लिख लेते हैं, चलो। प्रोबेबिलिटी टी आपका 300 से ज़्यादा होगा, और आपने बी यूज़ किया है, इसके चांसेस हैं यहाँ पे 0.6, एंड प्रोबेबिलिटी टी आपका 300 घंटे से ज़्यादा है, एंड आपने सी यूज़ किया है, इसके चांसेस है 0.5। अब प्रोबेबिलिटी आप ए वाला बल्ब यूज़ करते हो, इसके है 20%, सॉरी 30%, ठीक है। 30% का मतलब है 30/100 यानी कि 0.30। पी बी आपका हो जाएगा 0.20, एंड पी सी आपका हो जाएगा 0.50। बहुत अच्छे।
अब हमें चाहिए कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि ये 300 से ज़्यादा रहे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे 300 से ज़्यादा रहे, तो जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, डेट्स इट, ठीक है। तो देखो आप 0.7 को मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो सेम वालों को सेम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए वाले को ए से, बी वाले को बी से, सी वाले को सी से कर देते हैं। तो 0.7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.30 से, प्लस, ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाते जाओगे। 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.20 से, प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.50 से। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तब प्लस फाइनल आंसर आएगा 0.58, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ फंक्शन 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर इनवाइटेड, दे कैन ईदर सिट इन अ स्ट्रेट लाइन और अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि जितनी भी लड़कियां उनको एक साथ बैठना है हर केस में, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा दोनों केसेस के बीच में, तो पहले केस 1 लगा देते हैं, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कुछ ऐसे मान लो एक लाइन में बैठ गए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये 7 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। अब 7 में से जो 3 लड़कियां उनको तो साथ रखना है, ठीक है। ये हमारी 3 लड़कियां हो गई और ये बाकी के 4 लड़के हैं, ठीक है, 4 बॉयज, गर्ल्स, 3 गर्ल्स को हमेशा साथ रखना है और 4 बॉयज को एक साथ रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कभी भी कंबाइन टुगेदर वाला केस है, लाइक एक साथ करने वाला, तो आप इन तीनों डब्बे को कंबाइन एक डब्बा मान लो, ठीक है। ये आपका एक डब्बा हो गया बड़ा सा, और बाकी के जो बॉयज वाले 4 डब्बे हैं इनको तो रखो ही, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे सीधी सी बात हो गया, देखो ये आपका हो जाएगा, अच्छा 4 है ना, यहाँ पे एक डब्बा बताया है, हाँ 4 हो गया, ठीक है। 5 ऑप्शन इसके लिए, 4 ऑप्शन इसके लिए, 3 इसके लिए, 2 इसके लिए, 1 इसके लिए, राइट। ये अरेंजमेंट हमने सेट कर लिया, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आ गया। एंड अब आपको पता है ये जो 3 लड़के थे ये भी आपस में इधर उधर हो सकते हैं, इनके भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप जितने भी नंबर हो आप इनके फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 720, ठीक है। ओके आप ये देख लेना 720 वैल्यू आएगी, ओके। अभी केस 1 की हमने निकाल ली वैल्यू, अब केस 2 निकालते हैं, ठीक है। केस 2 में आपका यहाँ पे राउंड टेबल वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी राउंड टेबल रहता है तो यहाँ पे हम n-1 फैक्टोरियल का यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, ठीक है। n का मतलब टोटल कितने लोग हैं, तो आप यही वाला केस सिनेरियो यूज करोगे 5 लोगों वाला, तो 5-1 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू में, क्योंकि ये 3 लड़कियां यहाँ पे राउंड टेबल में भी अपनी जगह आपस में चेंज कर सकती हैं, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें भी, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे तो आ जाएगा 144। अब आपको इनका डिफरेंस चाहिए था, ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना पड़ेगा, 720 माइनस 144, तो जब आप ये करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 576, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये मैं चाहूँगा इसको आप एज अ होमवर्क लो, ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है तो इसके एक से ज़्यादा आंसर होंगे, ठीक है। सिंपल जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले केस बनाए थे ना अलग अलग, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। ये वाले, ठीक है, जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था एकदम सेम इसकी तरह आपको यही सेम फिनोमेना लगाना है, आपका आराम से ये वाला क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो PMF की पहचान क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज रहती है P x = x, जब आप इनको ऐड करते हो तो इन सबका सम आपका 1 आना चाहिए, एंड ये जो जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज है P x = x, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यही 2 कंडीशन रहती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। तो अब इन चारों के लिए हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये MS के मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम इनको चेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से पहले ये स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो 3/4 पॉजिटिव है, 1/4 की पावर x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो देख अगर हम मिनिमम वैल्यू पे देखें, 0 भी रख के देखें, तो यहाँ पे 4 की पावर 0 आपको पता है कि 1 ही होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे 3/4 आ रहा है अगर मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा है, और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला टेस्ट तो ये पास कर गया, ठीक है, पॉजिटिव तो ये होगा इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव वाले टेस्ट को पास कर गया। अब इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटीज, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है एंड ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो रख देते एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समीशन x = 0, ऊपर इन्फिनिटी तक हमें जाना है, और ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसको लिख लेते हैं 3/4
इंटू में 1/4 की पावर x। ठीक है, चलो अब 3/4 तो कॉन्स्टेंट, तो ये समीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 इंफिनिटी, अंदर बच रहे 1/4 की पावर x। ओके, अगर आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ली होगी तो आपको पता होगा ये एक तरीके से जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपने 10th क्लास में एपी पढ़ा होगा। ठीक है, 10th तक तो सब नहीं पढ़ा होगा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ही एक हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे मान लो आपके पास कोई ए डिजिट है। ठीक है, इसका सीक्वेंस कुछ इस टाइप का दिखता है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 एंड ए की पावर एन, ऐसे मतलब जाता रहता है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। अगर आप कायदे से देखोगे तो ये भी इसी तरीके से जा रहा है। ठीक है, देखो 1/4 की पावर 0, फिर आप यहाँ पे 1 रखोगे। ठीक है, प्लस में 1/4 की पावर 1, फिर 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 3। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसी तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, और जीपी को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सम, जैसे आपका एसएन का फॉर्मूला रहता था ना एपी में, वैसे यहाँ पे जीपी में भी फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, जीपी का फॉर्मूला क्या रहता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे थे, इन्फिनिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें पहले से डिफाइन रहता है और उसको हम यूज करेंगे, a/1 - r। और ये जो r है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे आपका d निकाल देते ना आप, सेकंड वाला प्लेस पे जो भी डिजिट होती थी एपी के अंदर माइनस फर्स्ट वाला डिजिट, उसको मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे आपका d आ जाता था, वैसे ही यहाँ पे r आएगा। देखो लेट से आपकी मैंने ले ली 1/4 की पावर 1 एंड 1/4 की पावर 2, आप यहाँ पे बाद वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करो, इससे आपका r आ जाएगा। ठीक है, तो r निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1/4 की पावर 1। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 ऊपर चला जाएगा एंड 4 का स्क्वायर नीचे, तो कट करोगे तो 1/4 ही आएगा। इसका मतलब आपका जो r है इस पर्टिकुलर केस में वो 1/4 है। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस वाले में, बट ये वाला आप एक बार देख लो। ठीक है, वैसे तो बहुत कम टाइप के क्वेश्चन, मतलब बहुत कम आते हैं ये वाले, बट स्टिल मैं चाहता था हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूँ, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखो आपका r आ चुका है 1/4। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका होता है फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब आपका पहला जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा 1/4 की पावर 0, क्योंकि 0 एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ए 1 है, r 1/4 है। ठीक है, और हम यहाँ पे आप एसएन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 - 1/4। ठीक है, सबमिशन करने पे एंड बाहर 3/4 था ही। ठीक है, 3/4 इंटू में, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 4/3। 3 से 3 कट कर सकते हो, 4 से 4 कट कर सकते हो, तो 1 आ रहा है एंड 1 ही हमें चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले ने दोनों टेस्ट पास कर लिए, 1 लाने वाला टेस्ट भी पास कर लिया एंड पोस्ट वाले टेस्ट भी पास कर लिया, इसका मतलब 1 तो हमारा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब अगला वाला चेक करते हैं, इसको मैं मिटाता नहीं एक्चुअली, ये काम का है। ठीक है, आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा पीडीएफ में तो देख पाओगे। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। ओके, अब सेकंड वाले को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो, तो 2n+1 फॉर x, यहाँ पे आपके x की वैल्यू 1 से लेके 2 से लेके आपका n तक जा रही है। ठीक है, ये जो n है ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पहला टेस्ट अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा। तो देखो ये 2 है, आपका n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी ही होगी। अब x को देख लेते हैं, x की वैल्यू आपकी 1 2 3 4, तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ओवरऑल पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला टेस्ट भाई ने पास कर लिया है। ठीक है, चलो कर लिया भाई, अच्छी बात है। अब दूसरा वाला टेस्ट देखते हैं, सबमिशन करने पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को सबमिशन करने पे आपकी यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से एंड n हो रही है नेचुरल नंबर n पे। ठीक है, तो n बोल देता है, चलो ठीक है, नेचुरल नंबर n तक भी जा रही है। अब इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है। ठीक है, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये सही है, एल सी गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबमिशन x = 1 से लेके नेचुरल नंबर n तक, 2 में n+1 एंड x। अब देखो जितना भी कॉन्स्टेंट है ये सारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सबमिशन से सीधे बाहर, तो 2n n+1, अंदर बच रहा है यहाँ पे x = 1 से लेके n और x। तो देखो अगर आप कायदे से देखोगे तो ये आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर ही हो गया। x की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और ये बीच में ऐड हो रहा है। ठीक है, एंड ये अप टू n तक जाएगा, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर आई होप आपको याद होगा। ठीक है, देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स
अगर आपको n नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी चीज़ की जगह आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लिख देते हैं 2n इंटू में n+1 n इंटू में n+1 अपॉन में 2 से 2 गया, n से n गया, n+1 से n+1 गया, ओवरऑल 1 आ गया। इसका मतलब ये वाला भी टेस्ट इसने पास कर लिया, सेकंड वाले ने भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं अब। ठीक है, थर्ड वाले को उठा लेते हैं, आपसे अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं। अब इसके लिए भी ये पर्टिकुलर टेस्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लगाते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो देखो 6n n+1 2n+1 ये तो कंबाइंड पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर है और ये नीचे n का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, और ओवरऑल इन सबको देखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे साथ में x² है। अब ये x² है, आपका जो x है वो 1 2 3 4 अप टू नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड इवन आपको तो पता भी है कि जो आपका स्क्वायर होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर लो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट इस वाले ने भी पास कर लिया है। ठीक है, चलो पॉजिटिव टेस्ट पास कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा वाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, समीशन आपका जो गिवन है फंक्शन, ठीक है 6x² अपॉन में n+1 2n+1 आपके x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से एंड ये जा रही है नेचुरल नंबर n तक। ठीक है, 6 बाहर आ गया, n बाहर आ गया, n+1 भी बाहर आ गया एंड 2n+1 भी बाहर आ गया, क्योंकि ये सबसे कॉन्स्टेंट। अंदर बच रहा है यहाँ पे x²। ठीक है, x = 1 एंड n। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, n+1 2n+1/6। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीकली समरी सीरीज में अच्छे से समझाई भी हुई है। ठीक है, तो आप इसकी जगह आप ये सारी चीज़ लिख सकते हो। चलो लिख लें, तो देखो n+1 2n+1/6 एंड यहाँ पे भी यही सेम ही चीज़ लिख ली, तो कट डाउन हो ही जाएगा, तो दिख रहा है हमें। ठीक है, बट एक बार फिर भी लिख देता पूरा। 6 से 6 गया, n से n गया, n+1 से n+1 गया, 2n+1 से 2n+1 गया, ओवरऑल आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब इस वाले भाई ने भी सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग के जो 3 है ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को फॉलो करते हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखो 1/2n n+1 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। एक x है, x की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 मतलब ऐसे करके नेचुरल नंबर जा रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ओवरऑल आपका पॉजिटिव वाला टेस्ट यहाँ पे भी क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं दूसरा वाला। ठीक है, तो समीशन x/2n n+1 आपके यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और n नेचुरल नंबर तक जा रही है। ठीक है, तो 1/2n n+1 ये तो बाहर आ गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अंदर बच रहा है x = 1 से n तक। ठीक, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, तो करते हैं 2n n+1 ओके n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। सो देखो n से n कटा, n+1 से n+1 कट गया, बट यहाँ पे 2 और 2 तो नहीं कट रहे, तो ये 1/4 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है ये धोखा देगी आप। ठीक है, इसने गद्दारी करी है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। चलो, तो ए बी सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, मैं इनमें कौन से सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्ट बाय आउटलायर, तो हाँ ये थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत फर्क पड़ता है आउटलायर से। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द रेंज -1 से 1। हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटा आर होता है उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच तक आती है, वहीं जो आपका r² होता है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक आती है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, अगला वाला देखते हैं। मीन एंड मीडियन आर डिफाइंड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो ये गलत है। आपका जो मीन एंड मीडियन होता है ये हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पाई चार्ट इज बेस्ट सूटेड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द प्रोपोर्शन, तो मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन, एरिया, रेशियो, कहीं पे भी इस टाइप के आपको वर्ड दिखते हैं तो वो उसमें हमेशा पाई चार्ट को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू बार चार्ट। ठीक है, तो ए बी एंड डी इसके करेक्ट ऑप्शन है एंड सी वाला आपका गलत है, जो कि ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर गेम द प्लेयर नीड टू थ्रो अ डार्ट ऑनटू अ सर्कुलर बोर्ड whose radius is 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डार्ट वाला सिस्टम, तो आपको पता है कि डार्ट क्या होता है, ऐसे कुछ गोला सा बना रहता है ऐसे अलग अलग। ठीक है, और आपको यहाँ पे लाइक तीर से यहाँ पे मारना पड़ता है। ठीक है, आर्चरी में जैसे होता है ऐसे लगा लो, या फिर आप डार्ट फेंकते हो वो भी इसको भी लगा लो। ठीक है, सो हमको ऐसा कुछ बोला गया है, तो इसका हमें पर्टिकुलर रेडियस दे दिया गया है 5। ठीक है,
द पॉइंट्स आर एलोटेड टू अ प्लेयर ऑन आर बेस्ड ऑन वेयर द डार्ट लैंड। तो हमें बताइए यहाँ डार्ट कहाँ पे गिरेगा, उसके बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं। लेट आर बी द डिस्टेंस एट विच डार्ट लैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। सेंटर की कंपैरिजन में आप कहाँ पे गिर रहे हो ये आपका छोटा डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन द पॉइंट आर अलॉटेड आर 10 माइनस मॉड ऑफ आर। अच्छा ये बॉक्स ऑफ आर, तो ये GIF है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो इसके अंदर आपके पास 5.9 आएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कभी भी आपको ये बॉक्स दिखेगा तो इसको हम GIF कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको लेफ्ट मूविंग फंक्शन भी कह सकते हो मेरी भाषा, ठीक है। देखो अगर आपके पास 5.9 वैल्यू आ रही है तो आप अपने लेफ्ट की तरफ देखोगे कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 है, तो इसलिए इसका आंसर हम सीधे सीधे 5 बोल देंगे। अगर आपके पास 6.1 आ रहा है तो 6.1 के देखो लेफ्ट साइड पे कौन सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 6 है, तो इसका आंसर आप 6 कर दोगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे -2 है, -2 की लेफ्ट साइड पे अगर आपको निकालना होगा, मतलब -2 अगर डब्बे के अंदर दिया हुआ है, इसको जब आपको निकालना पड़ेगा -2.3 बोल दे चलो, ठीक है। तो -2.3 के इस साइड में आपको पता है -3 होगा सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। तो आप इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बता दिया, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट सिस्टम यहाँ पे चलता है, पोर्शन पे वापस कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड इससे इस पॉइंट से दिया जाता है, ठीक है, मतलब 10 माइनस मॉड ऑफ आर, मॉड भी नहीं कहेंगे इसको, GIF बोल देते हैं, ठीक है, GIF बॉक्स। लेट एक्स बी द सम ऑफ ऑल द स्कोर ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 डार्ट। तो 5 बार यहाँ पे डार्ट थ्रो कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्स है वो हो रहा है सम ऑफ ऑल 5, ठीक है, सम ऑफ ऑल 5। और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EX आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सॉल्व करना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ये नहीं कहूँगा मैं कि ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते ही है, बट ये क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, ठीक है, अगर आप ये कर पाओगे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। अब आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो आपका टोटल रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है। तो देखो हो सकता है कि आपका जो ये आर हो, ठीक है, ये जो आपका आर है ये 0 से 1 के बीच में आ रहा हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आप 10 माइनस 0 यूज करोगे, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, सही। 0 से 1 के बीच में देखो, चाहे आप 0 पे हो तो भी आपका आंसर यहाँ पे 0 ही रखोगे इसके अंदर, चाहे आप 1 से मतलब थोड़ा सा 0.9 हो तो भी आप लेफ्ट की तरफ मूव करते तो 0 ही रखोगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ये हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 माइनस 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जब हम रखेंगे, ठीक है, तो देखो 1 से 2 के बीच में आपका चाहे कोई भी नंबर आ जाए, चाहे 1.2 हो, चाहे 1.3 हो, चाहे 1.5 हो जाए, हमेशा आप लेफ्ट की तरफ जब भी कूदोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 माइनस ये जो डब्बा उठा रहे ये 1 के रूप में खुलेगा, ठीक है। चलो इसका मतलब जो पॉसिबल मार्क्स है आपके मैक्सिमम वो आपके 9 है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे भी निकाल लो, 2 से लेके 3 रेडियस तक, मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपका ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, ठीक है। अगला 3 से लेके 4 के बीच में आपका हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ऐसे ही 4 से लेके 5 तक आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने पूरा डिपेंड कर दिया। 5 तो आपका मैक्सिमम रेडियस है तो इसके नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर मार्क्स से जो पॉसिबल है 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है, इस रेंज के हिसाब से। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, वो जो मार्क्स है आपके, मतलब जितने भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं पॉइंट्स 10 है, वो या तो 10 होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, राइट। और P(x)=x अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि कितने चांसेस हैं यहाँ पे 10 मार्क्स आने के, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पूरे जो ये पूरा सर्कल है, मतलब पूरा जो आपका यहाँ पे एक बोर्ड है सर्कुलर बोर्ड, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25 पाई, सही। चलो अच्छी बात है, 25 पाई हमारे पास आ गया है। अब खुद सोचो अगर आपको यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे P(x)=10 की, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब आर आपको कौन सा यूज करना है, 10 पॉइंट आपका मिल रहे थे 0 से 1 तक रखने पे, सही का। तो यानी कि आपको जो आर होगा वो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे लगा लो, आउटर रेडियस माइनस इनिशियल मतलब इनर रेडियस,
इसका स्क्वायर, ठीक है, फाइव आर स्क्वायर ही लिखा है हमने, बट क्योंकि ये रेंज में था, 0 से 1 की रेंज में था, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर किया। और ये भी इसलिए करा है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रेडियस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा है, ठीक है। अपॉन में ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा लाइक फेवरेबल इवेंट हो गया। अपॉन में टोटल इवेंट अभी हमने देखा था 25 पाई था, 25 एरिया था टोटल 25 पाई वाला, ठीक है। पाई से पाई कटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो ये आप ओवरऑल आ गया 1/25, ठीक है, तो ये 1/25 आ गया। अब ऐसे ही आप पी ई एक्स इक्वल टू 9 निकालोगे, ठीक है। तो पाई, अब आपके 9 पॉइंट कब आ रहे थे, 1 से 2 के बीच में रखने पे, तो 1 आपका इनर स्क्वायर हो गया, मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर हो गया, एंड 2 है वो आपका आउटर रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 25 पाई, पाई से पाई कटा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, नहीं 3/25, ठीक है, 3/25। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 8 रखने पे 5, अब इस बार 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 25 पाई, पाई से पाई कटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 8, 3 का अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, सॉरी, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 4 करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5/25, ठीक। सेम वे में आप 7 और 6 के लिए भी निकाल सकते हो। तो देखो आपको दिख रहा होगा वैसे भी सीक्वेंस बन रहा है, 1/25, 3/25, 5/25, तो अगला हो जाएगा 7/25 एंड उससे अगला हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब एक बार आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला ये टेबल बन गया, तब तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल ही सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको एक्स और पी एक्स वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1/25 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3/25 से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करोगे 5/25 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करोगे 7/25 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 9/25 से, ठीक है। ओके, तो ये पॉसिबल हमने सारे आउटकम लिख लिए। अब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट। अब जल्दबाजी में ये आंसर लिख के मत आ जाना, क्योंकि आपका ये एक डाट का है, ठीक है। जब आप एक बार देखोगे तब आ रहा है, आपने यहाँ पे टोटल 5 डाट थ्रो करने हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो इससे आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 36, ठीक है। तो 36 आपका फाइनल आंसर है एंड यही हमारा सही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सीटी स्टार्ट करते हैं। स्टैट्स के हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए जितने भी पॉसिबल आपके आते हैं एग्जाम में जनरली, ठीक है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस इतना तो बूस्ट हो ही गया होगा कि आप कर पाओगे। इवन मैं बोलूँ तो सेम टाइप के भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अभी आपके एग्जाम में, ठीक है। ये जो आपने बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन करे, सेम यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, बट कंसेप्ट यही रहेगा, एंड इवन लैंग्वेज भी मैं कहूँगा इस जैसी ही रहेगी, ठीक है। चलो अब सीटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बार आप मेरे से सीटी का कुछ लाइक पढ़ने या सुनने जा रहे हो तो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कोशिश करी थी कि इस बार सीटी का भी कुछ ला पाऊँ, बट नहीं ला पाया क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पाया, ठीक है। ऑल्दो मैंने सोचा तो मैथ का भी नहीं था, बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे को मैथ की सीरीज में बनाने में मजबूर हो गया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पर खूब प्यार दिया, ठीक है। चलो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, सीटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सीटी के क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सीटी के क्वेश्चंस के लिए जस्ट आपको एक चीज करनी होगी, वो है, ध्यान से देखना इसको, कंडीशन कनेक्शन, ठीक है। अब आपको सीटी के लिए ये जो सी वाला रूल है इसको फॉलो करना पड़ेगा, कंडीशन एंड कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंडीशन एंड कनेक्शन चेक कर पा रहे हो, आप सीटी के हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि एक सूडो कोड हमको गिवन है, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सा कोई कोड हो जाता है जो इसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। अब इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में आपको ए और बी दोनों 0 0 बोल दिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, ये वाइल वाली लाइन का मतलब है पूरे टेबल को रीड करना, ठीक है। वाइल का मतलब ही होता है कि ये पूरे टेबल को रीड करना, ठीक है, रीड होल टेबल, ठीक है। अब देखो इस ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखो वाइल जो होता है वो तब तक चलता है जब तक आपकी जो भी कंडीशन लिखी होती है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा। अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पूरे टेबल को रीड करने को ही वाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखो रीड द टॉप रो एक्स फ्रॉम द टेबल वाई, तो मतलब ये कुछ रीड वीड कर रहा है, हमको इससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। अब कंडीशन देखो ये इफ वाली, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ एक्स डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, अब ये जो इक्वल इक्वल है इसको हम मस्ट टू बोलते हैं, ठीक है।
इसका मतलब है मस्ट, इसका मतलब ये ही होगा, मतलब जेंडर आपका मेल ही होना चाहिए, मेल के अलावा फीमेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर जेंडर मेल है, ठीक है, अगर जेंडर मेल है 100% यही बात है, तो आपका ए इक्वल टू ए प्लस वन। अब ये जो ए इक्वल टू ए प्लस वन है, इसका मतलब है कि आपकी काउंटिंग चल रही है एक ही। ठीक है, आपका ए का काउंट बढ़ गया। ठीक है, ये यहाँ पे काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स को, कितने लोग मेल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो एक ही तो इन्फॉर्मेशन में निकाल लिया। ओके, अब देखो, अब जैसे अब ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, अब एल्स वाले में घुसेंगे। देखो इफ वाले में हम घुसे, अगर मेल होगा तो यहाँ पे आपका ए बढ़ जाएगा, अगर मेल नहीं है तो इफ में जाके ये कट जाएगा और मतलब इफ की जगह एल्स में चला जाएगा। इफ एल्स का मतलब ये रहता है या तो इफ में जाएगा या तो एल्स में जाएगा। ठीक है, इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ में घुसेगा, अगर नहीं है तो एल्स में जाएगा। अगर आप मान लो अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे ए में काउंट कर लिया जाएगा, अगर आप मेल नहीं हो तो आप इस वाले डब्बे में जाओगे नहीं, इफ वाले में, इसमें एंटर नहीं करोगे, आप सीधे कूद जाओगे एल्स वाले में। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एल्स वाले में कूदे, अब यहाँ पे आपसे एक कंडीशन कही जा रही है कि जेंडर आपका मेल है या फिर और बोला गया है। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये और एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सिटी में। देखो और का मतलब होता है कि देखो ऐसे लगा दो, ये ट्रू 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 ट्रू, मैंने आपको कह दिया ऐसे। ठीक है, मैं आपको ये ट्रू फॉल्स वाले हिसाब से समझाता हूँ। देखो फॉल्स फॉल्स, टी और एफ है। देखो और का मतलब होता है और थोड़ा लीनियंट होता है। ठीक है, और के लिए अगर आपका एक भी अगर ट्रू आ गया तो ये ओवरऑल सबको ट्रू मान लेता है। ठीक है, बहुत ही भोला इंसान है, अगर इसको एक इंसान भी सच्चा मिल जाए ना, ये पूरी दुनिया को सच्चा मानने रखता है। ठीक है, वही जो एंड है, ये एक नंबर का काया इंसान है। ठीक है, काया, तेज, चालाक, शातिर। ठीक है, इसको है कि भाई जब तक सारे लोग सच नहीं बोलेंगे तब तक मैं पूरी दुनिया को सच नहीं मानूंगा, सारे अगर ट्रू बोलेंगे तभी मैं ट्रू बोलूंगा, अगर एक भी फॉल्स आया तो मैं इस दुनिया को झूठा बोल दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि चेन्नई से कोई है, ठीक है, फ्रॉम चेन्नई और फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अब देखो अगर आपसे ये कंडीशन लगाई जा रही है, आपसे बोला जाएगा कि मतलब यहाँ पे ट्रू होगी कि नहीं होगी, ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अगर मान लो एक पर्सन है ये, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, इस पर्सन से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आप कहाँ से हो, आप दिल्ली से हो या बैंगलोर से हो, चेन्नई से हो, मुंबई से हो, कहाँ से हो। इसने बोला कि हम चेन्नई से हैं। ठीक है, ये चेन्नई से है, अगर ये चेन्नई से तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और ये मतलब दिल्ली से नहीं है तो ये फॉल्स हो गई। बट ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि और है, और है लीनियंट, अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ओवरऑल पूरा ट्रू माना जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता है अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट टेंशन मत हो, बस आप ये बात याद रखो, और के लिए अगर एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल ये ट्रू मान लेगा, वही एंड के लिए दोनों ट्रू होंगे तब ही ट्रू होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, अब आपसे कहा जा रहा है या तो आपका जेंडर मेल होना चाहिए, देखो या तो मेल होना चाहिए, और का मतलब यहाँ पे या ओ या ठीक है, या फिर आपका जो सिटी टाउन है वो चेन्नई होना चाहिए, यानी कि आप चेन्नई से बिलोंग करने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये मतलब ये आगे बढ़ जाएगा, एलसी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली अब देखो अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले में से मतलब बाहर आए हो, ठीक है, आपका जेंडर जब मेल नहीं होगा तभी आप नीचे एंटर करोगे ना, इसका मतलब मेल तो आपका गलत है, यहाँ पे फीमेल सी बात हो रही है, इतनी बात तो तय है। ठीक है, देखो आप इफ वाले लूप से आप ये जो इफ वाला जो यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सर्कल, आप इससे बाहर निकले ही इसलिए हो क्योंकि आप मेल नहीं हो, अगर आप मेल होते तो आप सीधे इसके अंदर जाते और सीधे कूद के बाहर आ जाते, आप एल्स वाले में जाते ही नहीं। ठीक है, आप फीमेल हो तभी आप यहाँ पे एंटर करे हो। ठीक है, ओके, अभी आप हो फीमेल। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेल हो या फिर आप चेन्नई से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे बी का काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि आप यहाँ पे एज ए फीमेल आए हो तो यानी कि जो मेल वाले वो तो फॉल्स हो गया, बट चेन्नई से आप आए हो ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर एक भी ट्रू होगा तो यहाँ पे पूरा ट्रू हो जाए तो मतलब ये आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये बी में काउंट कर देगा। अब इसका मतलब क्या, देखो आपका ट्रू चेन्नई आ रहा है एंड आप फीमेल हो, इन दोनों कंडीशन को देखो, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसको देख लो, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई, ये हमारा पर्टिकुलर आंसर बन गया। आई नो मुझे पता है अभी भी कंफ्यूजन है, काफी नहीं समझ आया अच्छे से, बट कोई बात नहीं, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। ठीक है, जस्ट आपको कंडीशन मैचिंग करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस बारे में देखते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, तो आपको ए बोला गया कि फॉल्स है, ठीक है, बी बोला गया कि ये भी फॉल्स है, ओके, एंड काउंट बोला गया ये जीरो है। ठीक है, स्टार्टिंग में काउंट वगैरह सब जीरो दिया है, सारी लाइन रीड हो गई, अच्छी से हो गई।
वाइल का मतलब तो पूरे टेबल को रीड करना, इसको फालतू में पढ़ेंगे नहीं, रीड द ये भी फालतू, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। अब कंडीशन देखो, इफ वाला मैंने बताया ना, यही इंपॉर्टेंट है। अब आप इफ वाला देखोगे, इफ पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू प्रोनाउन, मतलब आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर आपका जो POS है पार्ट ऑफ स्पीच, अगर ये प्रोनाउन होगा तो आपका जो ए है वो चेंज हो जाएगा ट्रू में। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो कुछ, ठीक है, अगर आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर्टिकुलर वर्ड का अगर वो प्रोनाउन होगा तो आपका ट्रू बन जाएगा ए, मतलब ए ट्रू बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो ए आपका स्टार्टिंग में जो था वही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कंडीशन डन। अब इफ वाला आपने एक बार कर लिया, अब दूसरे इफ पे आओगे। ठीक है, अब दूसरा इफ बोल रहा है कि अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है, अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो इस बार आपका बी ट्रू होगा। चलो अच्छी बात है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपका प्रोनाउन है तो ए वाला ट्रू होगा, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका नाउन है तो बी वाला ट्रू होगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले वाले पे कूदते हैं। ठीक है, इफ पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू एडजेक्टिव, अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ठीक है, तो आपका ए और बी, ए एंड बी दोनों लिया जा रहा है। ठीक है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका एडजेक्टिव है, अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है इस पर्टिकुलर केस में, अब यहाँ पे अंदर घुस गए हम। ठीक है, ओके, अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है तो अब यहाँ पे अंदर घुसे, इफ ए एंड बी। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी, ए एंड बी। अब मैंने आपको बताया कि ए एंड बी का मतलब क्या होता है, एंड वाला सिर्फ तभी ट्रू होगा, मतलब हम तभी आगे एंटर कर पाएंगे अगर ये दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, अब दोनों ट्रू होने का मतलब आपका ये ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए, राइट, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे अंदर एंटर करेंगे, है ना। ओके, अब मतलब ये दोनों कंडीशन तो 100% ट्रू होगी, तभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड आपका जो काउंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो कहानी समझ आ गई। काउंट हमारा तभी बढ़ेगा जब आपका ए और बी दोनों ट्रू होगा, और ए और बी दोनों ट्रू होने का मतलब आपका पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन भी होना चाहिए एंड नाउन भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव को ये काउंट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के अंदर हम काउंट कर रहे हैं पार्ट ऑफ, मतलब ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं, कितने आपके आए हैं आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन हैव बीन सीन। अब ये दोनों ट्रू है, मतलब देखे जा चुके हैं। ट्रू होने का मतलब ये पहले आप देख चुके हो। पहले वाले आप देखो, जब पहले वाले इफ पे आए होगे आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हुआ होगा तब आपका ए ट्रू हो गया। ठीक है, ए पे यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर आप यहाँ पे जब अगले वाले इफ पे आए होगे तब आपका यहाँ पे नाउन ट्रू हो गया होगा, तभी आपका बी ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड वाले इफ पे आए तो यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए आप चेक कर रहे हो, अगर आपका ए और बी दोनों ट्रू है तब आप यहाँ पे काउंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब नंबर ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन आप देख रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझना है मेरी एक एक बात को, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम आप दिमाग लगाना, देखना आप हर एक टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी। तो ये कुछ फालतू चीजें कही है, हमसे बोला जा रहा है काउंट माइनस ए प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। काउंट माइनस ए प्लस बी, चलो एक बार समझते हैं कि ये बोला क्या जा रहा है, इसको बड़ा करने तक अगले पेज में। ठीक है, चलो हमसे बोला जा रहा है काउंट माइनस ए प्लस बी, लिख लेते हैं इसको, काउंट माइनस ए प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसको देखते पहले एक बार। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमसे बोला गया कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, काउंट भी 0 है। लिख लेते हैं, ए 0 है, बी 0 है, काउंट 0 है, अच्छी बात है। वाई ये है फालतू चीज़ें, ठीक है, डी ये है फालतू चीज़ें। ठीक है, इफ एक्स जनरा इक्वल टू फिक्शन, अगर आपका जो जनरा है, जो बुक का जनरा है, अगर वो फिक्शन है, मतलब आपकी जो बुक है वो फिक्शन जनरा से है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, अगर आपका जनरा जो है वो फिक्शन है, इस पर्टिकुलर केस में आप ए को इंक्रीज कर रहे हो, ए का काउंट बढ़ा रहे हो। ठीक है, ए का काउंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब जो आपका ए है वो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ फिक्शन बुक को। ठीक है, सिंपल है, दिमाग लगा लिया। अगर आपका जनरल फिक्शन है तो आप ए बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स। चलो लो, ए के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर एंटर, देखो अभी इसके अंदर आप एंटर हो, अब इसके अंदर ओवर जा रहे हो। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, आप इसके अंदर आ रहे हो। ठीक है, देखो अभी भी आपकी बुक जो है वो फिक्शन है वाली है। इफ लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, अब देखो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर देखो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आपका बी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ठीक है, इफ लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपका बी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बी का काउंट बढ़ेगा, इसका मतलब है बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स जो कि इंग्लिश में है, फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सही का,
देखो हम यहाँ पे इसी डब्बे में अंदर गए, इसका मतलब फिक्शन के बाद आप आगे बढ़े हो, मतलब अभी भी आप फिक्शन के जनरा में ही बुक देख रहे हो, ये कंडीशन ट्रू होने पे ही आप आगे बढ़े हो। ठीक है, तो आपका बी रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप निकल रहे हो बाहर, इस लूप से बाहर निकल रहे, अब आपका यहाँ पे मेन काउंट आपका इंक्रीज हो गया। अब ये वाला जो काउंट है बाहर वाला COUNT वाला, ये काउंट क्या दिखा रहा है? ये काउंट दिखा रहा है कि आपके पास ओवरऑल कितनी बुकें हैं। सही कहा, टोटल बुक्स हम इसको बोल सकते हैं। काउंट आपका टोटल बुक्स को दिखा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपने A B काउंट तीनों का मतलब निकाल लिया, अब इसको हम एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो काउंट -A + B, देखो काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बुक्स को। ओके, अच्छी बात है। ठीक है, माइनस A आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, फिक्शन इतना, हाँ कितनी फिक्शन बुक्स हैं। ओके, अच्छी बात है। ठीक है, प्लस B रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास कितनी फिक्शन बुक्स हैं, फिक्शन बुक्स जो कि इंग्लिश में है, फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब हमने ये लिख दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टोटल बुक्स में से फिक्शन बुक्स को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? टोटल बुक्स में से फिक्शन बुक्स को माइनस करोगे तो नॉन फिक्शन बुक्स ही बचेंगी, है ना? सही बात है ना? चलो नॉन फिक्शन बुक्स लो प्लस फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश। देखा, कौन कहता है सिटी में आपको यहाँ पे कोड वगैरह आना चाहिए? आपको बस कॉमन दिमाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कंडीशन मैपिंग करनी है और कुछ नहीं। लो आपका आ गया नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स और फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपको यही आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स और नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो यही आपको करना है, कंडीशन मैचिंग और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को लेके लोग इतना दिमाग लगा रहे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जैसे आप उठा के एक एक लाइन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। इवन इसके लिए तो आपको मतलब कुछ अलग से ऐसे सीखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कोडिंग वोडिंग। इफ और एल्स इनका मीनिंग तो सबको ही पता होता है ना। ठीक, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है B+D - A+C निकालो। ठीक है, तो अगेन ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके चलो इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि B+D - A+C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में आपको बोला गया कि आपका ABCD सब कुछ 0 है। चल लिख लेते हैं A0 B0 C0 D0। अब देखो, अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये सब यहाँ पे लिखा तो आप क्यों लिख रहे हो? देखो ऐसे लिखने से आपका दिमाग ना कंसंट्रेटेड रहता है, लिखा करो, जितना लिखोगे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब वाई ये फालतू चीज लिख रही है, रीड ये फालतू चीज लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इफ कंडीशन चेक करते हैं। इफ अगर आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि अगर आपके जो फिजिक्स के मार्क्स है वो केमिस्ट्री से ज़्यादा है, ओके, फिजिक्स के जो मार्क्स है अगर वो केमिस्ट्री के मार्क्स से ज़्यादा है तो आपका ए का काउंट इंक्रीज होगा। ओके, अब इससे हमें पता चलिए कि ए हमें बता रहा है कि कितने बच्चों के फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सही कहा, है ना? फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं ये हमसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, राइट? फिजिक्स की कितने ज़्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got more marks in physics than chemistry। ठीक है, इतनी इंग्लिश लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल सा बस ऐसे एरो करके बना देना, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इफ के बाद अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये अगर ट्रू नहीं तब आप पूछ क्या हो गया एल्स पे। सही का, अगर इफ वाली आपकी ट्रू है तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इफ वाली फॉल्स है तो आप एल्स पे कूदोगे। ठीक है, अब एल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किसी कंडीशन को उल्टा कर दो, है ना? या तो देखो इफ, या तो इफ सही होगा या तो एल्स सही होगा, दोनों सही कभी नहीं हो सकते। अब एल्स का मतलब है ये कंडीशन उल्टी कर दो, इसका मतलब जो पी है वो आपका जनरली छोटा होगा सी से। ठीक है, इस वाले केस में आप बी को इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब बी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got more marks। ठीक है, तो मोर मार्क्स। अच्छा ये कंडीशन फेल, अच्छा देखो एक और केस में ये कंडीशन फेल हो सकती है अगर दोनों के इक्वल मार्क्स आ जाए तो। ठीक है, who got of marks equal और more in chemistry than physics। ठीक है, सही कहा। देखो इक्वल वाले केस में भी ये वाली कंडीशन मतलब ये वाली फेल हो जाएगी, तो हम ये वाली चीज भी ले के चल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास ए भी डिफाइन हो गया, बी भी डिफाइन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला केस क्या है? अच्छा ये देखो अब इसी केस को इन्होंने एक और उस वाले रूप में बढ़ा दिया, तो काम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं।
ठीक है, इसी केस को आप आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब सी वाले पे आते हैं। तो देखो अब इस वाले केस में क्या कह रहा है कि अगर आपके जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, देख लेते हैं। केमिस्ट्री के मार्क्स अगर आपके फिजिक्स के मार्क्स से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा देखो, जब आपको यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया गया है कि केमिस्ट्री के मार्क्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप इस वाले में ज़्यादा वाले केस मतलब आप इक्वल वाले केस ले लो, ठीक है। जब आपके मार्क्स इक्वल होंगे तो इस वाले केस में मतलब ये मतलब एल्स में ही जाएगा ना। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि आपके फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, अगर आपके बराबर आ गए तो आप एल्स में घुस गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन मान के चल सकते हो, ठीक है। वो गॉट मार्क्स, वो गॉट इक्वल, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। वो गॉट इक्वल मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि देखो आगे वाले में हमें खुद ही डिफाइन कर दिया इन्होंने ये वाली कंडीशन, तो इसलिए हमने पीछे वाली कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो फिजिक्स में यहाँ पे कम मार्क्स आने चाहिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आपका सी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके केम में ज़्यादा मार्क्स आए हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप एल्स वाले में आएंगे। एल्स का मतलब ये वाली कंडीशन फ्लॉप होगी। अब इस वाली कंडीशन को फ्लॉप होने का मतलब है कि आपके फिजिक्स में इक्वल मार्क्स होने चाहिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से, ठीक है। इक्वल वाली में बात आ गई ना यहाँ पे, सही बात है। ओके, चलो अब ये वाला हम यहाँ पे दिमाग दौड़ा सकता हूँ, ठीक है। कि या फिर आप ये वाला ले लो, ज़्यादा या इक्वल होगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक। ठीक, ये वाली कंडीशन अगर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा इक्वल, तो ये एल्स में घुसेगा एंड यहाँ पे आपका डी पड़ेगा। तो इसका मतलब डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कितने बच्चों के यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके फिजिक्स में या तो ज़्यादा मार्क्स आए या तो इक्वल मार्क्स आए, फिजिक्स में ज़्यादा और इक्वल मार्क्स आए हैं एस केमिस्ट्री। ओके, अब ये जो बी डी ए सी है इन सबको सॉल्व करते हैं। पहले बी प्लस डी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बी प्लस डी देख लेते हैं भाई क्या है, ठीक है। बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, यही था। कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं। तो देखो अब देखो, आपका बी रिप्रेजेंट कर रहा था ऐसे बच्चों को जिनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वल मार्क्स थे, राइट, सही का। ओके, प्लस आपका डी रिप्रेजेंट कर रहा था ऐसे बच्चों को जिनके फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स थे, या फिर ज़्यादा कह लो या इक्वल कह लो एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, ठीक है। इक्वल ही मान लो चलो आप, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे वाले केस में भी इक्वल लिया था। तो काम करो, ये लास्ट वाले में ना जो कंडीशन फीलिंग से आप इनको इक्वल मान के ही चल लो, ठीक है। तो ये इक्वल ले लिया हम, चलो अच्छी बात है, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया। माइनस अब आपका ए क्या है, ए आप ऐसे बच्चों को काउंट कर रहे थे जिनके फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स थे एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स ज़्यादा केमिस्ट्री कम, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री ज़्यादा फिजिक्स कम, सही बात। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही बात। अब हमें ये देखना है, अब देखो माइनस का साइन ही डिनोट कर रहा है कि आपको इस वाली कंडीशन, ओके। तो देखो माइनस करना है, ठीक है। बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, तो ए प्लस सी वाली कंडीशन आपको हटानी है। इसका मतलब आप ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल आपको यूज नहीं करना है। इसका मतलब आप इक्वल वाला ही चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल वाले हैं, तो ठीक है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी इक्वल मार्क्स हैं दो बार है, ठीक है, तो आप टू टाइम्स कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, टू टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री बराबर, फिजिक्स और केमिस्ट्री बराबर दो लोग हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं टू टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग इक्वल मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। इक्वल मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके, कूल है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा देखो लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैव सेम मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यही वाली बात, इक्वल मार्क्स के लो सेम मार्क्स के लो एक ही बात होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पे डिक्शनरी का थोड़ा सा यूज करा गया, तो डिक्शनरी समझो। डिक्शनरी आप ऐसे लगा लो कि एक तरीके से आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप किताबें वगैरह बहुत सारी चीजें स्टोर करते हो, सही कहा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एक बार यहाँ पे भी देखेंगे सीखेंगे, ठीक। तो अभी आपका डी खाली है, मतलब आपकी जो अलमारी है ये खाली है, ठीक है, सेट लगा रहे एक तरह से, और आपका काउंट जो है वो 0 है। ओके, फालतू बात स्किप मारा, फालतू बात स्किप मारा। अब देखो इफ इज की डी एक्स ए होता है, मतलब यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, देखो जो डिक्शनरी होता है ना इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है की, एक होता है वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लगा लो कि डिक्शनरी है ना, तो जैसे डिक्शनरी में नहीं होता
मान लो लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, बुक्स होती है एंड बुक्स के ऑथर होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी बुक है वो आपकी की है, या फिर मतलब कोई से भी ले सकते हो, चाहे आप ऑथर को की में ले लो, चाहे आप बुक को की में ले लो, ठीक है। या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, चाहे आप वैल्यू को मतलब ऑथर मान सकते हो या बुक मान सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आई नो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इतना ध्यान देने की जरूरत अभी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि अगर आपका जो की है उसके अंदर ऑथर स्टोर कर रहा है तो ऑथर के साथ में उसका नाम भी जोड़ो, ठीक। कुछ कुछ फालतू चीजें लिखी हुई है, नहीं समझ आई, बट आप एक बार लिख लो, ठीक है। अगर ऑथर हो तो ऑथर के साथ साथ आप क्या करो, उसका बुक का मतलब नेम भी जोड़ लो, बुक नेम, ठीक है। ऑथर के साथ साथ बुक का नेम जोड़ लो, एल्स एल्स आप ऑथर का नेम और मतलब इक्वल मान लो, ठीक है। आप ऐसे लगा लो कि आप गए हो किसी कंप्यूटर शॉप पे, आपने वहां पे सर्च किया है किसी ऑथर का नाम, अगर आपको नाम मिल गया तो आप उसको जोड़ ले रहे हो, अगर आपको नाम नहीं मिला तो आप इसको ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, मतलब लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फालतू चीजें, इन पे अभी ध्यान रखनी चाहिए है। फॉर ईच आई इन की डी इफ लेंथ डी आई इज ग्रेटर देन 2, देखो अब ये की डिक्शनरी वाले में मैं आपको ये हिंट बता रहा हूँ, ठीक है। आपका मोस्ट ऑफ केसेस में आंसर स्टार्टिंग में होगा ही नहीं, स्टार्टिंग में आपको फालतू बातें दी जाएंगी, लास्ट में आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका ये जो लास्ट वाला लाइक पेयर होता है, लाइक लास्ट वाला जो बॉक्स होता है, इसमें आपका आंसर देखने को मिलता है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखो अगर हमारे पास लेंथ डी आई अगर ग्रेटर देन 2 है तो अभी हम अपना काउंट बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास 2 से ज्यादा बुक्स हैं, ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो अगर आपके पास 2 से ज्यादा बुक्स है तो उतने नंबर ऑफ ऑथर को हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ पे सही है, कंडीशन मैपिंग और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपका 2 से ज्यादा होना चाहिए, डी क्या स्टोर कर रहा था यहाँ पे, ऑथर या उसका नाम, है ना। यहाँ पे नाम वगैरह ऑथर के बारे में या ऑथर के बुक के नेम के बारे में तो बात हो रही थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑथर है जिनके पास एक से ज्यादा बुक्स है या जिन्होंने एक से ज्यादा बुकें पब्लिश करी है, तो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। कंडीशन मैपिंग है और कुछ नहीं, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 23rd क्वेश्चन भी है सेम उसी कैटेगरी का, तो मैं इसको चाहूंगा इसको आप एज अ होमवर्क लो, ठीक है। वैसे तो आंसर आपको सामने दिख ही रहा होगा, बट अपना खुद का दिमाग दौड़ाओ कि ऐसा आंसर क्यों आया है, ठीक है। इन सिटी में आपसे प्रैक्टिस कोर्स करने की मतलब ये बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आपके पास सोल्यूशन लिखा हो, आप अपना दिमाग लगा के सोचा करो कि ऐसा आंसर क्यों आ सकता है, कैसे आया होगा, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है बट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। मैं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन रट के रखो, क्योंकि मतलब 70% चांस है ये वाला क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। आपको इसमें छोटा सा एक कोड दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा, एन की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कोड कब तक रन करेगा, कितनी बार कॉल करेगा, ठीक है। कॉल करने का मतलब रन होगा, रन करना ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 5 दी गई है, ठीक है। तो देखो अगर आप एन की वैल्यू अगर आप 5 रख दोगे, तो देखो आप मान लो आपकी एन की वैल्यू 5 है, क्या आपका जो 5 है वो 1 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे रिटर्न वाले पे आओगे, ठीक है। अब रिटर्न का मतलब आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा n-1 और n-2। तो देखो जब आपने n-5 यूज किया तो आप फिर रिटर्न क्या हुआ, आपको रिटर्न होगा यहाँ पे n-1, ठीक है। देखो n-1 का मतलब हो गया, आप लगा लो यहाँ पे n-1 आपका हो गया 4, ठीक है। सो आपका यहाँ पे n4 रिटर्न होगा प्लस n-2, 5-2 करोगे तो 3 रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये देखो ये चीजें रिटर्न हो गई, ठीक है। अब आपका लूप यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा, अब ये n=4 को लेके और n=3 को लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपकी आपकी स्टार्टिंग में वैल्यू n=5 क्वेश्चन में दी थी, उस वैल्यू को हमने यूज कर लिया, उसकी हेल्प से हमारे पास दो वैल्यूज हो रहा है, n=4 और n=3। देखो कैसे आई, यहाँ पे खुद इन्होंने बोला ना रिटर्न करेगा ये वाली वैल्यू, अगर आपका जो भी n की वैल्यू होगी उसकी हेल्प से यहाँ पे n-1 और n-2 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे n-1 का मतलब हो गया 5-1 यानी कि 4 और n-2 का मतलब हो गया 5-2 यानी कि 3, ये रिटर्न हो चुकी है दो वैल्यूज, ठीक है। अब देखो अब आपका n=4 है, ये अभी इसको यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर सीरीज में। अब मान लो आपका n=4 हो गया, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा n=n-1 यानी कि 4-1 करोगे तो 3 रिटर्न करेगा, एंड साथ ही साथ n-2 यानी कि 4-2 यानी कि n=2 रिटर्न करेगा, ओके बहुत अच्छी बात है। अब सेम काम आप n=3 के लिए भी कर सकते हो, ये आपको रिटर्न करेगा n=2 और n=1, कूल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ पे n=3 यहाँ पे भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जब आप n=3 को रन करोगे तो ये आपको n=2 एंड साथ में n=1 रिटर्न करेगा, सही का, ओके वेल डन, अच्छी बात है। अब आप n-2 को भी खोल सकते हो, ये आपको n=1
और n इक्वल टू 0 देगा, सही का। ओके, अब देखो इस केस में आगे ये रुक जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला गया कि आपकी जो वैल्यू होगी n की वो या तो 1 से छोटी होनी चाहिए या तो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, आपकी n की वैल्यू 1 हो गई या फिर 1 से छोटी का मतलब 0 हो गई। अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। कूल, अच्छी बात है। अब देखो, अब आप इस वाले n इक्वल टू 2 के लिए भी खोल सकते हो। यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 आ गई तो इसको नहीं खोलना, n इक्वल टू 2 इसको खोल सकते हो। ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब देखो, आपका फाइनल रिजल्ट n इक्वल टू 1 या फिर n इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इस वाले एक n इक्वल टू इसको खोल सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको बता के थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इस वाले n इक्वल टू को जब आप खोलोगे तो यहाँ से भी आपके पास n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ओके, एंड इस वाले की हेल्प से आपका n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। जब आपका एक बार ये पूरा लूप सारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, अब इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितनी बार आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर दिख रहे होंगे, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0। आपको यही नंबर दिख रहे होंगे। अब ये कितनी बार आए हैं आपको ये देखना है। जितनी बार आए मतलब इतनी बार ये फंक्शन पूरा चला, मतलब कोड रन हुआ है। n इक्वल टू 5 आपका एक बार आया तो इसको 1 लिख दो। n इक्वल टू 4 कितनी बार आया देखो, ये आपका एक ही बार आया यहाँ पे, इसके बाद तो कहीं आया नहीं, ठीक है। तो ये भी एक बार आया, ओके। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि n इक्वल टू 5 ये तो एक्सक्लूड करा गया ना, एक्सक्लूडिंग द मेन सेल का मतलब क्या, n इक्वल टू 5 को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। इसको काउंट नहीं करना। n इक्वल टू 4 आपका एक बार आया, n इक्वल टू 3 कितनी बार आया आप इसको काउंट करो। तो n इक्वल टू 3 आपका एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, राइट। तो ये 2 बार आया, तो ये आ गया 2 बार। n इक्वल टू 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3। n इक्वल टू 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, ठीक है। तो इसको 5 लिख देते हैं। n इक्वल टू 0 कितनी बार आया, 1 2 3, सही, 3 बार आया। तो हम यहाँ पे इसको 3 लिख देते हैं। अब आप जस्ट इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, विच इज योर आंसर, ठीक है। ध्यान से करना, ये वाला क्वेश्चन आता है जस्ट हमने कंडीशन मैपिंग करी है और कुछ नहीं करा। n इक्वल टू 5 आपको क्वेश्चन में दिया गया था। जब आपकी वैल्यू n इक्वल टू 5 होगी तो आप जब रिटर्न वैल्यू देखोगे तो ये n-1 आ रही है और n-2 आ रही है। n-1 का मतलब क्या, 5-1 यानी कि 4, और n-2 का मतलब क्या, 5-2 यानी कि 3। अब आप इसको खोलोगे, ठीक है, n-4 को आपने यूज करा तो ये रिजल्ट है। आप ऐसे ही खोलते चलेंगे लगातार, ठीक है। आपको कब तक खोलना है, जब आपकी वैल्यू ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब n इक्वल टू 1 या फिर n लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, ये ऐड करके 14 नहीं आ रहा ना, तो देख लेता हूँ 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, ठीक। तो इसको इस टाइप से करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये करके रखना है, ठीक है। ओके, ये कंडीशन मैपिंग का अगेन क्वेश्चन है, तो इसको मैं चाहूंगा आप एज अ होमवर्क लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना एंड ध्यान से समझना। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे 26 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी अब हमको कुछ कुछ दिया गया है एंड इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो डी आपको स्टार्टिंग में खाली दिया गया है, ठीक है, ये एकदम खाली है। काउंट 1 0 है, काउंट 2 0 है, ठीक है। काउंट 1 0 है, काउंट 2 भी 0 है, ओके। वाइल तो हमें यहाँ फालतू है, रीड है फालतू है, ठीक है। कि इसकी एक्स नेम, आप नेम वगैरह कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है। तो हाँ कुछ जोड़ रहे हो, बस ऐसे ही समझा करो, ठीक है। कुछ जोड़ रहे हैं, एल्स वेल्स कुछ चल रहा है, ठीक है। नाम अगर अगर नाम होगा, इफ का मतलब अगर आपका नेम है यहाँ पे तो जोड़ लिया जाएगा, एल्स आपका नेम नहीं जोड़ा जाएगा। इक्वल टू 1 है ना, 1 का कॉन्स्टेंट होता है, नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ जाओ, और जैसे मैंने आपको बताया डिक्शनरी वाले केसेस में आपको एंड में आंसर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपका काउंट तो कब बड़ा होगा, काउंट 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो से लिख देता हूँ, ठीक है। आपका काउंट 2 कब बड़ा होगा, काउंट 1 से। तो काउंट 2 और काउंट 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। देखो जब आपका डी 5 से बड़ा होगा, अब ये ओलंपिक वाले का है तो इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये जो डी है, जो नेम वगैरह, ये मेडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इवन आपके अभी तक तो आप मतलब क्विज वगैरह दे चुके हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है एंड जैसे ही आप यहाँ पे आपका अपना सिटी वाला सेक्शन खोलते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास कुछ टेबल वगैरह दिए जाते हैं। तो उसमें आपको सारा मेंशन करा जाता है कि कौन से टेबल यूज़ करने वाले हैं। ओलंपिक वाला होता है, लाइब्रेरी वाला होता है और कुछ और होता है, ठीक है। तो उसमें आपको मेडल वगैरह सब डिनोट होता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो डी के ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मेडल,
ठीक है। अगर आपके जो मेडल है वो 5 से ज़्यादा है, मेडल अगर 5 से ज़्यादा है तो काउंट 1 इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एल्स का मतलब हो गया अगर आपके 5 से कम मेडल है, ठीक है। मेडल अगर आपके 5 से कम है तो आपके यहाँ पे काउंट 2 को इंक्रीज करा जाएगा। इसका मतलब है कितने लोगों के 5 से ज़्यादा मेडल है वो काउंट 1 स्टोर करेगा, और कितने लोगों के 5 से कम मेडल है वो काउंट 2 स्टोर करेगा। अब काउंट 2 के ज़्यादा ज़्यादा होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल जिनके 5 से कम मेडल आए हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल जिनके पास 5 से ज़्यादा मेडल है, ठीक है। 5 कह लो या 5 से ज़्यादा कह लो, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ भी आ रहा होगा। इफ द नंबर ऑफ प्लेयर हु हैव वन लेस देन 5 मेडल, जिनके पास कम 5 से कम मेडल है उनका अगर नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल जिनके पास एटलीस्ट 5 मेडल है। देखो लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं। एटलीस्ट 5 मेडल का मतलब या तो 5 होंगे या तो उससे ज़्यादा होंगे, तो यही बात बोली जा रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं, समझते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ कोई सिटी डी बोली गई है, एक डिक्शनरी है खाली है, ठीक है। कोई सिटी है खाली है, चलो अच्छी बात है। अब ये वाइल ऐसी है, रीड ऐसी है, इसकी सिटी डी मतलब सिटी का नेम वगैरह यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, सिटी इज इक्वल टू एक्स टोटल, मतलब टोटल सिटीज यहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है। जस्ट एक आइडिया ले लेकर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सिटी टाउन का मतलब सिटी या सिटी के बारे में बात हो रही है, फिर सिटी टाउन इक्वल टू एक्स टोटल हो गया। टोटल देख के आपको समझ आना चाहिए क्या हो सकता है, टोटल सिटी होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? आगे यहाँ पे बोला गया है कि आपका ए इक्वल टू 0 है और बी अगर आपका खाली है तो फिर आगे कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। बी आपका ए 0 है और बी आपका लिस्ट है, ये खाली है, ठीक है। तो लिस्ट भी एक तरीके की लाइक आप अलमारी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप पी में कुछ स्टोर कर रहे हो, पी क्या है? डू समथिंग सिटी डी आई स्लैश लेंथ सिटी। अब आपको ये देखो, ये देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। देखो आपको पता है कि आपने ऊपर देखा कि अभी टोटल सिटी वगैरह कुछ बात हो रही थी, राइट। और यहाँ पे सिटी अपॉन में लेंथ, लेंथ का मतलब टोटल होता है। ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे है एंड मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी सिटीज आपकी हैं वो ऊपर है, अपॉन में यहाँ पे टोटल कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज। लेंथ का मतलब हो गया नंबर ऑफ सिटीज। देखो लेंथ ऑफ सिटी का मतलब कितनी आपके पास नंबर ऑफ सिटीज है, और सिटी का यहाँ पे डायरेक्ट नेम दिया गया तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग सिटीज का है, ठीक है। ओके, तो देखो आप यहाँ पे सिटीज मतलब सम ऑफ सिटीज हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो सम का मतलब हो गया ऊपर सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये आपका एवरेज होता है, सही का एवरेज की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखो अब आपको ऑप्शन देख के था तो समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। या तो देखो आपका सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, क्योंकि इसमें एवरेज का वर्ड यूज करा गया है, ठीक है। ओके, अब देखो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एवरेज किसका बोला जा रहा है। आपने टोटल यहाँ पे स्टार्टिंग में ही निकाल लिया है, फिर उसको यहाँ पे यूज कर रहे हो। इसका मतलब टोटल की बात हो रही है, ना कि एवरेज, डायरेक्ट एवरेज की बात नहीं हो रही। टोटल सिटीज का टोटल मार्क्स क्या एवरेज है आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे ऐसी ऐसी सिटीज का पता लगवाया जा रहा है जिनमें बच्चों के मतलब एवरेज मार्क्स जो वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो कंडीशन मैपिंग करके हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ता है, ठीक है। आप देखो डेटा साइंटिस्ट का काम यही रहता है कि डेटा को समझना, ठीक है। आपके पास कोई पर्टिकुलर कोड है, आप इसको समझ के अपना आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। यही आपका डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम होगा, ठीक है। अभी हम ऐसे करें, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा हम और डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है। बट अभी इनिशियल डेज में आप ऐसे समझा करो, ठीक है। आपको जस्ट आइडिया लेना कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको अपने ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो कोड है वो कहना क्या चाह रहा है, जस्ट उसकी थोड़ी थोड़ी भाषा समझो, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, ठीक है। ओके, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, सी क्या रिप्रेजेंट करेगा उसको देख लेते हैं। तो वाइल ये कुछ फालतू दिया गया, रीड ये फालतू है। इफ एक्स पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका एडजेक्टिव है, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, सी प्लस एक्स लेटर काउंट, मतलब सी के लेटर काउंट जोड़ लेंगे। तो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव का काउंट आप बढ़ा रहे हो, लेटर काउंट जोड़ रहे हो, ठीक है। तो सीधे सीधे बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल गया आपको सम ऑफ लेटर काउंट ऑफ ऑल एडजेक्टिव। जितने भी एडजेक्टिव हैं आप उसका
लेटर काउंट जोड़ रहे हो, काउंट कर रहे हो, काउंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो अब 29th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी देखो सेम टाइप का, ये ईजी है। कंडीशन मैपिंग करो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ए 0 है, बी 0 है, ओके अच्छी बात है। ए भी 0, बी भी 0। वाइल ये फालतू की लाइन है, रीड ये फालतू की लाइन है। इफ पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका नाउन है, ओके, तो आप यहाँ पे ए का काउंट बढ़ा रहे हो। ए इक्वल टू ए प्लस वन का मतलब है ए का काउंट बढ़ा रहे हो। इससे आपको आइडिया लगे कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ नाउन। कितने नाउन है ना, नाउन वर्ड्स कितने हैं। एल्स, एल्स का मतलब हो गया नाउन के अलावा और कुछ, नॉन नाउन, है ना। ओके, ये आपका नॉन नाउन हो गया, नाउन के अलावा और कुछ हो सकता है। इफ एक्स लेटर काउंट ग्रेटर देन 4, तो मतलब ऐसे नाउन, ऐसे नॉन नाउन, ठीक है, मतलब नाउन के अलावा कुछ भी और हो सकता है, ऐसे नॉन नाउन जिनका लेटर काउंट 4 से ज्यादा है, इसका पता हमको लगा रहे हैं बी, ठीक है, क्योंकि बी का इसमें काउंट बढ़ रहा है। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन नाउन जिनका लेटर काउंट 4 से ज्यादा है। तो देख लो, नंबर ऑफ वर्ड अदर देन नाउन, मतलब नॉन नाउन ही हो गए जिनका लेटर काउंट 4 से ज्यादा है, बस दैट्स इट। ऑप्शन मैचिंग करी हमने, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो अब अगला वाला देखते हैं। तो बी हमको यहाँ पे 0 दिया गया है, ओके। वाई मतलब फालतू है, ये भी फालतू है। अगर आपका जेंडर फीमेल है, ओके, अगर जेंडर फीमेल है, अभी आप इसके अंदर जा रहे हो, मतलब जेंडर फीमेल हो गया। फिजिक्स में मार्क्स 90 से ज़्यादा है, फीमेल जेंडर प्लस मार्क्स आपके 90 से ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर केस में आपका बी बढ़ जाएगा, बी का काउंट राइज होगा। इसका मतलब बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी फीमेल्स जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, राइट, ओके। चलो तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी फीमेल जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स है। नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे नीचे और भी बी का काउंट दिए थे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब हो गया, देखो, ऐसी फीमेल्स जिनके मार्क्स फिजिक्स में ज़्यादा आए हैं 90 से, ओके, या फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर एल्स मैथ में 90 से कम आए हैं तो भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसी फीमेल जिनके फिजिक्स में 90 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है, और केमिस्ट्री कह रहा हूँ, मैथ में 90 से कम मार्क्स होने चाहिए। इन पर्टिकुलर केसेस में हम बी का काउंट राइज करें, मतलब बी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फीमेल जिनके फिजिक्स में 90 से ज्यादा है एंड मैथ में 90 से कम है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेम यही बात कह रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे सारे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्ट आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इससे भी अलग टाइप के आ जाए, वो तो देखो हर एग्जाम में होते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, उस पर्टिकुलर केस में काम आएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना चीज़ों को समझा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट स्टैट से आप मैथ में कनेक्शन जोड़ पाओगे, मैथ से आप CT में कनेक्शन जोड़ पाओगे, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। आपने बहुत मेहनत करी है, मेरे साथ बहुत पढ़ा है, एंड साथ ही साथ मुझ पर इतना जब फोर्स लगा तो ऑब्वियसली मतलब मुझे पता चल रहा है कि आप पढ़ने को लेके कितने इच्छुक हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, कर रहे हो। आप सबके कमेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम इतना खुश किया, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप सबके पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म्स। अच्छे से एग्जाम करना, एकदम शांत होकर एग्जाम करना, अपनी साइड से बेस्ट करना, ठीक है। अपनी साइड से एग्जाम में बेस्ट करो, उसके बाद जो भी मार्क्स आएंगे वो आप एक्सेप्ट कर लेना कि आप चलो अच्छा आएगा तो बेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा केस यही है। अगर आपके मीडियोकर मार्क्स आ रहे हैं और थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, साथ साथ आगे बढ़ेंगे एंड से कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। सो यही मुझे कहना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म्स।